होगा सोलो लेवलिंग के छठे एपिसोड में एक्टिव चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस एपिसोड को बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हाँ, ये लोग जिनुओं और जिन को धोखा देते हैं और इनको बंद करके यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पे भाई काफ़ी बड़ा मैजिकल बीच बॉस होता है और उसको हराना नामुमकिन लग रहा होता है। तो भाई डोंग सुक की जो गैंग होती है उन दोनों को अकेला छोड़ के यहाँ से निकल जाती है गेट से बाहर और एग्जिट कर जाते हैं। दिखाई देता है जो गेट होता है अभी भी खुला होता है, क्योंकि यहाँ पे बॉस मॉन्स्टर को अभी भी हराया गया नहीं होता है। जब इनका यही प्लान होता है कि इन्होंने दोनों को अकेला अंदर छोड़ दिया है और जब इन दोनों मिलकर भी बॉस को बिल्कुल भी हरा नहीं पाएंगे, इसलिए हम वेट करेंगे कि वो मकड़ी उन दोनों को कब खा जाए। उसके बाद वो जाएंगे ओके वे माना क्रिस्टल को माइन करना शुरू करेंगे क्योंकि उन्होंने गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो दूसरा रास्ता होता है कि एक टनल से जाता है ऊपर, वो लोग वापस जाएंगे ओके इसके लिए। और वैसी बात होती है कि अगर बाई चांस वो मकड़ी उन दोनों खाने के बाद भी सोती नहीं है तो ये लोग जाएंगे। जो इक्विपमेंट होते जिनुओं के वो काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, तलवार वगैरह कुछ भी कीमती, बहुत कीमती ज़्यादा है, तो वे उसको बस लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। और डोंगसू को लगता है कि वो बड़े घराने से है, तो वो उसका बैकग्राउंड चेक करने लगता है यहाँ पे बैठकर। और दूसरी ओर जिनू और जिन को दिखाया जाता है कि जैसे कि वो आपने याद करता है कि इससे पहले पिछले एपिसोड में देखा था कि वह स्पाइडर से लड़ने के लिए जिनों उसे रोकता है कि वो कहता है कि देखो यार, ये सी रैंक का डेंजन है और इसके लड़ने के लिए एटलीस्ट बी रैंक का हंटर होना चाहिए। अगर तुम इस सी रैंक के बॉस को अकेले हराना चाहते हो तो यार सिर्फ एटलीस्ट यार सी रैंक का टॉप टायर का हंटर होना चाहिए। जिन्हों तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो एक ई रैंक के हो। हम यार यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो जिन्हों मन में सोचता है कि यार जिन्हों की बात तो ठीक है। और वैसी बात होती है कि वह पहले से जिन्हें वाले के बीच से लड़ा था वह भी इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था। और यह जो स्पाइडर वाला बीस्ट है अलग ही लेवल पे है। वो वेनम फैंग का सागा से वो बेसिकली एक डी रैंक का होता है। तो वो गोबलिन बॉस था, वो डी रैंक का, फिर भी शायद उससे छोटा, भले ही वो लेवल अप हो चुका है मेरा, लेकिन अभी भी वह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन जिसके बाद भी यहाँ पे जिन वो हार नहीं मानता, वो कंटिन्यूसली स्पाइडर के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। ठीक दूसरी ओर यहाँ पे नचल का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे एक हंटर के साथ होता है। शायद एक हंटर एक्स हंटर होता है। वह बंदा ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और ताकतवर भी लग रहा होता है, क्योंकि इसके चेहरे पे काफ़ी सारे स्क्रैच होते हैं। झीन चुल इस हंटर से यही बोलता है कि क्या आप मेरे साथ एक मैच कर सकते हैं, एक ट्रेनिंग मैच, क्योंकि उसके मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो आदमी कहता है कि हाँ ज़रूर। जिनू का स्पाइडर से लड़ने के लिए कोशिश कर रहा होता है, तो उसको समझ में आ गया होता है कि उससे अटैक से स्पाइडर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि उसका जो आर्मर होता है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन वो हार नहीं मान रहा होता है, तो कंटिन्यूसली यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करना लगता है। उसकी जो मोमेंट को देख के जिन्हों काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, तो सोचता है कि भाई यार ये अलग ही लेवल का बंदा है, ये रैंक का हंटर तो नहीं लग रहा है मेरे को कहीं से भी। ये फेक रैंक तो नहीं। मैंने ऐसा सुना है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी मैजिकल एनर्जी को कंट्रोल कर लेते हैं और ख़ुद को लो रैंक में रखा देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग को मारना काटना में बहुत मज़ा आता है। तो यार यह पे तो जिन्हों कुछ अलग ही सोच रहा होता है जिन्हों के बारे में। यहाँ पे जिन्हों एक स्टेटस में दिखाया जाता है कि उसके फैट
बढ़ता जा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा थक जा रहा है, और अगर वे यही चीज़ बढ़ती गई तो वो इस स्पाइडर बीस्ट को हरा नहीं पाएगा। उसको जल्द से जल्द इस स्पाइडर बीस्ट को वीक पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा। और कोबियस की चीज़ बात होती है कि डैगर के अंदर जो पैरालाइसिस वाला वेनम है, आपको याद है कि मैंने बताया था जो आगे एपिसोड में, तो डैगर होता है इसके अंदर पॉइजन होता है, वेनम होता है, जो उसको किसी भी अटैक करते हो ना वे इस पर इसका पैरालाइज हो जाता है स्पाइडर वीक का पॉइंट। और जैसे कि उसकी तरह बढ़ता है यहाँ पे भाई स्पाइडर एक जहरीला वेनम डाल देता है उसके ऊपर यहाँ पे, ठीक है। ऐसे टाइप होता है जिससे कि पूरी ज़मीन भी वे पिघल जाती है। तो जिन वो कहता है कि वह इसके पास एक और चाल थी ऐसी। यहाँ पे जिन्हों उसके पास जल्द से जल्द पहुँचने के लिए अपने डैश की स्किल का इस्तेमाल करता है और काफ़ी फुर्ती से वो इधर से उधर आता है और इस स्पाइडर के वीक पॉइंट पे हमला करता है। लेकिन भाई इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है। जिस वामन मन में सोच रहा होता है कि अगर वो ऐसा नहीं कट रहा है तो वो हार नहीं मानेगा, कि कंटिन्यूसली उसके ऊपर हमला करता है। तो जिन्हों देखता है कि जिन्हों पहले से ज़्यादा फुर्तीला हो चुका है और अगर वो ऐसा ही आगे बढ़ता रहा तो वो थक जाएगा। और इसी समय पे जिन्हों काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और उसका फटीग 70 पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा धीमा हो जाता है और ये स्पाइडर भाई उसके ऊपर फेंक देता है। वो एकदम से उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये स्पाइडर उससे ख़त्म करने के लिए भाई आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए, ख़त्म करने के लिए वाला ही होता है। लेकिन तभी जिन्हों को याद आता है कि उसके बाद रिवॉर्ड पॉइंट का इस्तेमाल नहीं किया होता है। इसमें आपको याद है कि एक फर्स्ट नंबर पे होता है, वो होता है कि फुल रिकवरी उसका इस्तेमाल करके वो पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और अपनी पूरी जान से वो डैगर का इस्तेमाल करके स्पाइडर के वीक पॉइंट पे हमला करता है। कंटिन्यूसली वो काफ़ी सारे हमले करता है और धीरे धीरे करके ये स्पाइडर इधर पैरालाइज होना शुरू कर देता है, क्योंकि यही इस डैगर की खासियत होती है ना। इसको सामने वाला पैरालाइसिस हो जाता है, जिसके खाओ से यहाँ पे जिन वो लेवल अप हो चुका होता है और ये डेंजर का भी मास्टर बन चुका होता है। वो यहाँ पे शुक्रिया अदा करता है कि अपने आप को कि अच्छा वो आज उसने अपने रिवॉर्ड पॉइंट का इस्तेमाल नहीं किया होता है था कि ठीक है। दूसरी ओर जिन्हों को यानी यकीन नहीं होता है कि भाई इस बंदे ने अकेले ही बॉस को मार डाला, ये एक फोल्ड रैंक का तो है, या ये जिन वो जेम्स को बाहर निकालना लगता है कि भाई जिन्हों पूरी तरह से चेंज हो चुका है और कहता है कि सर आपको पानी चाहिए और क्रिस्टल को माइन करने के लिए आपको मदद करता हूँ मैं, ठीक है ना सर। तो ऊपर वाली गुफा से डोंग सूक की गैंग यहाँ पे आ जाती है और ये लोग कहते हैं वाह ये बंदा जिंदा है। यहाँ पे दो जो हमें सियूरी की कुछ सीखने को मिला हो तो ये एक्स सेंटर कहा जाता है। एक्स सेंटर ऐसे अब मैं पहले से कमज़ोर हो चुका हूँ, पहले की तरह फुर्तीला नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी इस बंदे ने यहाँ पे काफ़ी बवाल मचा चुका होता है, ठीक है ना। या अब यार इसकी भी कोई स्टोरी होगी, हमें बाद में बताया जाएगा। यहाँ पे हमें डोंग सूक की गैंग का सीन दिखाया जाता है और ये लोग यही बात कर रहे होते हैं कि भाई हो सकता है कि ये बड़ी सी स्पाइडर एक नंबर की डरपोक हो और बस साइज में बड़ी हो, असलियत में ये बेकार हो, ठीक है यार। फिर ऐसा हो सकता है कि इस बंदे ने के पास इतने
ताकतवर इक्विपमेंट हैं कि इसकी मदद से इन्होंने इसको हरा दिया हो। डोंग सुक कहता है कि जिन्हों मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ी रिसर्च की है। मैंने सोचा है कि ही तुम्हें इतनी सारी महंगी चीज़ें मिलती हैं, तो मैंने ये पता किया कि तुम्हारे पिता सु मंगन यूजन कंस्ट्रक्शन के हेड हैं। क्योंकि ना तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम जिन्हों को मार दो। देखो, तुम्हें ये 2 बात पता है कि चल गई होगी कि आप कमज़ोर लोगों को यहाँ पे मारने के लिए हम लोग छोड़ देते हैं और इसके बाद सारा इनाम आपस में बांट लेते हैं। तो जिन्हों तुम्हें हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आ सकते हो। अगर तुम जिंदा यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें हमारा कहना मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिन्हों को बढ़ता है आगे, जिन्हों के पास आता है और उसे उल्टा उसके डिफेंड करने की तैयारी हो जाता है। तो डोंग सुक तैयार हो जाती है कि इन दोनों को जान से मारने के लिए। और ये लोग कहते हैं कि क्या तुम कभी जहाज से पहले भी किसी इंसान को तुमने मारा है? तो इससे पहले कि जिन्हों कुछ सोच पाए तब कुछ कर पाए तभी उसके सामने एक ओवर खुल जाती है। इसमें लिखा होता है कि अपने दुश्मन को हरा दो, जान से मार दो। और भाई, इससे पहले कि मैं कई सारी चीज़ों में ऐसा देख चुका हूँ, गायब ही हो जाता है। इससे पहले मैं उसको पढ़ पाता। यह मुझे पसंद नहीं है। बड़े बड़े पोन देते हैं, उसके बाद हमें पढ़ने को भी मौका भी नहीं मिलता है। ठीक है, इतने गायब भी हो जाते हैं। इससे पहले कि जिन्हों कुछ सोच पाया था, यहाँ पे एक बंदा आगे जिन्हों को बहुत ख़तरनाक तरीके से घायल कर देता है और पीछे उड़ा देता है। इधर उसको वाट लग जाती है उसकी। दूसरी ओर हमें इस हंटर लड़कियों का सीन दिखाया जाता है जो कि वाइट टाइगर गिल्ड के और साथ ही सब बड़े बड़े हंटर गिल्ड के होते हैं। ठीक है, इनमें से एक बड़ी होती है जिना, जो कि भाई चा के साथ ट्रेनिंग करने गई थी। और अब वो तो जानते ही हैं भाई, मिस चा काफ़ी कमाल की रैंक की हंटर है। और जीना यह बताती है कि हम तो उनके साथ गए थे लेकिन हमें कुछ सीखने को नहीं मिला, क्योंकि वो लड़कियां तो एकदम ही ख़त्म हो गई थी। उन्होंने पलक झपकते सारे बीस्ट को ख़त्म कर दिया। लेकिन इस बात पे खुश होते हैं कि ये काफ़ी बड़े हंटर गिल्ड में सम्मिलित हो चुके हैं और इससे इनको और भी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पे जिन्हों के सर पे चोट लगी होती है और उसके सामने जो प्रोमोट होता है उसके को देख के उसे यकीन नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है। मतलब OBS की बात है। ये सिस्टम जो है सो लग रहा था कि वे सिस्टम उसकी मदद कर रहा है, लेकिन अब उसको ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि सिस्टम मेरा इस्तेमाल कर रहा है। और अब ऐसा दिन आ चुका है कि उसको इंसानों को भी मारना पड़ेगा। उसको समझ में आ जाता है कि सिस्टम ने उसे ज़िंदा रखा है और ये टेंशन ऐसी जगह ही होती है जहाँ पे कमज़ोर लोगों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसको मार देना चाहिए और स्टॉक लोग ही ज़िंदा रहते हैं। इसलिए यहाँ पे जिन्हों उठ के खड़ा हो जाता है और उसको समझ में आता है कि भाई उसके पास कोई और चारा नहीं है, बजाय इन एनिमीज़ को हराने के नहीं हो तो खुद मारा जाऊंगा। यहाँ पर जिन वो आगे बढ़ता है और उसका और बहुत बुरी तरह से
चेंज होने लगता है। वो यह कहता है कि तुम हंटर अपनी जान से खेलने के लिए तैयार हो, क्योंकि ना अपने लिए प्रार्थना तो कर ली है, ना तुमने तो यहाँ पे एक हंटर होता है। वो कहता है कि ओ तुम तो ये बकवास कर रहे हो, तुमको पता है कि ना तुम एक पूरी दुनिया से सबसे कमज़ोर हंटर हो क्या? अगर लोगों तुम यहाँ पे भाई जिन्हों पलक झपकते ही उसकी गर्दन में चाकू घुसेड़ के उसका काट देता है, पूरी उसका सर ही काट देता है। इसको देख के डोंगसुक चौंक जाता है। भाई वो सोचता है कि चल क्या रहा है यहाँ, ओ क्या रहा है, एकदम पता ही नहीं चल रहा है ये हुआ क्या। जिन वो समझ जाता है कि भाई सिर्फ जो ताकतवर लोग होते हैं उन्हें ज़िंदा बचने का हक होता है, कमज़ोर लोगों को ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं होता है। तो पहले तो काफ़ी ज़्यादा अफसोस करता है, उसको यकीन नहीं होता है कि उसने एक असली इंसान की जान ले ली होती है, लेकिन उसके बाद वो इन सब से सब हंटर को मार देता है। एंड में सिर्फ और सिर्फ डोंगसुक बचता है और उसके पास एंड हेल्थ नाम का क्रिस्टल होता है, जिसकी मदद से वो अपनी ताकत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेता है और उसकी जो स्किल होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुकी होती है। यहाँ पे जब वो जिन्हों से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो जिन्हों भाई एक ही हाथ से उसको नीचे पटक देता है और जिन्हों यह कहता है कि मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो। डोंगसुक ने भी ही नहीं पता है कि यार ये बंदा ईरान का है तो ये इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। यहाँ पे डोंगसुक अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा एक ऑल एंड ऑल, लेकिन जिन्हों कहता है कि तीन बार तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की है और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, तुम्हारी जान छोड़ दूं। मैं तो भाई डोंगसुक को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम जानते हो मेरा भाई कौन है, लेकिन इतने में जिन्हों डोंगसुक का गला ही काट देता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। डोंगसुक के मरते साथ ही यहाँ पे भाई डंजन के बंद होने वाला टूटने लगता है और यहाँ पे लोग इस डेंजर से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे एक स्टेट होता है और उसको रिपोर्ट मिलती है कि इस सी रैंक क्या डेंजन के सब लोग मारे गए हैं, सिर्फ ये दो बंदे ही जिंदा बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये बंदी देख के समझ जाती है कि जिन्हा के पास इतने कमाल के इक्विपमेंट हैं, इसका मतलब ये है जिन्हा ने अकेले ही इस बॉस को हरा दिया है और ये रैंक का हंटर जाके उसके पीछे जाके छुप जाता है कहीं जाके। दिखाता है ना यहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाती है और इस बारिश को देख के जिन्हों सुखर बनाता है कि उसने जिन्हों को अम्ब्रेला ले जाने के लिए बोल दिया था। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पे एक काफ़ी खतरनाक और तगड़े बंदे का सीन दिखाया जाता है और हम लोगों को लग रहा होता है कि ये डोंगसुक का भाई होता है। तो यार इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा। अगले एपिसोड में आप लोगों से हम मिलेंगे।